Hello everyone, welcome to Defense Studies. So recently we have successfully conducted an All India Open Test 11 for CAPF AC examination और जो टॉपिक था हमारा चैलेंजेस फॉर फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडियन पॉलिटी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अभी मैं बताऊंगा कि किस तरह से प्रीवियस ईयर CAPF एग्जाम में कितने टॉपिक आपसे पूछे जा चुके हैं, मेनली बेसिस ऑन इंडिया सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। दूसरा, जो कैंडिडेट CDS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो SSB के लिए भी क्वालिफाई हो गए हैं और उन्होंने अपने डैफ में न्यूज़पेपर रीडिंग एज ए हॉबी लिखी है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है इस तरह के कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। तो आपको इसको थोरोली प्रिपेयर करना है। अब हम देखते हैं प्रीवियस ट्रेंड क्या है, ऐसे टॉपिक कहाँ से पूछे जा चुके हैं CAPF एग्जाम में। अगर इंडियन पॉलिटी की बात करूँ, 2016 में पूछा था इंडिया नीड्स टू रीडिफाइन द रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। 2015 में पूछा है रोल ऑफ गवर्नर इन इंडियन पॉलिटी। अभी मैं दिखाऊंगा कि रोल ऑफ गवर्नर दोबारा से कितना कंट्रोवर्शियल हुआ है। वेस्ट बंगाल में एक मूव लिया है वहाँ के गवर्नर ने। और जो लास्ट टॉपिक है 2013 में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट इन इंडिया, बहुत ज़्यादा ये प्रेवलेंट थी न्यूज़ उस टाइम पे। जैसे कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच बहुत ज़्यादा कावेरी वाटर इशू को लेके क्या था, डिस्प्यूट था। सतलुज यमुना कैनाल को लेके डिस्प्यूट था पंजाब और हरियाणा में। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। अब मैं बताता हूँ क्या रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, क्यों ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए एग्जाम के लिए। क्योंकि फर्स्ट डेवलपमेंट अगर देखें तो हम फर्स्ट डेवलपमेंट है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन सेंटर स्टेट रिलेशंस। वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने वहाँ की असेंबली को प्रोरोग किया है, ठीक है, ये रिसेंट डेवलपमेंट है। दूसरा, सेंटर का जो मूव है, द सेंटर प्रपोज अमेंडमेंट्स टू IAS कैडर रूल्स, ये भी एक यूनिलेटरली सेंटर ने चेंज कर दिया है कि वो सेंट्रल ऑफिसर्स को या IAS ऑफिसर्स को डेपुटेशन पे बुला सकता है विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द स्टेट्स। तो किस तरह ये सेंटर स्टेट्स रिलेशनशिप को जो एक बैलेंस बना हुआ था कैसे उसको खराब कर रहा है, ये भी पता लगाएंगे हम। तो मैंने टॉपिक दिया था चैलेंजेस फॉर फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडियन पॉलिटी। ऐसी ही बिल्कुल सिमिलर शीट आपको मिलेगी, A4 साइज शीट। आप जब CAPF एग्जाम लिखेंगे तो ऐसे ही आपको साइड में बॉर्डर्स लगे होंगे और वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन भी दी होगी, कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट बियॉन्ड दिस लाइन। सिमिलर आपको मिलेगा, सेम फील मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टॉपिक है चैलेंजेस फॉर फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडियन पॉलिटी। तो इसकी टोन देखिए, सबसे पहले टॉपिक की टोन क्या है, चैलेंजेस। तो मेजर चीज़ें जो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में लिखनी चाहिए वो है चैलेंजेस पे। अगर आपने चैलेंजेस हाईलाइट नहीं किए, अगर आपने खुद की नॉलेज इसमें डालने की कोशिश की, तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है व्हाट यू नो और व्हाट एग्जामिनर वांट टू नो फ्रॉम यू। एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है कि चैलेंजेस क्या है, आप उनको बता रहे हैं कि शेड्यूल 7 में ये है, कैसे डिवीजन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर के, उसके फीचर्स बता रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर के। वो एग्जामिनर ने नहीं पूछा है, एग्जामिनर ने डायरेक्टली पूछा है चैलेंजेस फॉर फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडियन पॉलिटी। तो चैलेंजेस बताइए, बिना बात वहाँ पे अपना ज्ञान मत दिखाइए, तो आपको क्या मिलेगा, इन द एंड कम मार्क्स मिलेंगे। तो चैलेंजेस कीवर्ड है, उसको ध्यान में रख के आपको पूरा ऐसे बनाना है। तो चैलेंजेस इस तरह के जब भी टॉपिक आपको मिलते हैं, मेनली आपको क्या करना चाहिए, आप कंटेम्प्रेरी या फिर प्रेजेंट रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करें, तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कैची हो जाता है। जैसे मैं दिखाता हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एंश्योर्ड फेडरल स्ट्रक्चर इन विच देयर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद देयर आफ्टर अंडर शेड्यूल 7 अगर देखें तो कंप्लीटली डिफाइन है सेंटर स्टेट रिलेशंस में कि डिवीजन ऑफ पावर किस तरह से, ये मैंने थोड़ा सा आपको देने की कोशिश की। उसके बाद मैंने कॉन्ट्रास्टिंग जो कीवर्ड है वो यूज़ किया है। तो इस तरह के आप कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं जो आपकी ऊपर वाली स्टेटमेंट से एकदम कॉन्ट्रास्ट। यहाँ मैंने रिसेंट चेंजेस की इंट्रोडक्शन की है। जैसे देयर आर मैनी इंस्टेंसेज वेयर स्टेट्स अलीज दैट सेंटर हैड इंटरफेयर्ड इन देयर सब्जेक्ट, दैट इज इंक्रीज इन BSF जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स एंड जनरल कंसेंट टू CBI। 2018-19 में ये केस बहुत चला था। IAS कैडर रूल्स रिसेंट है, अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। इस तरह से आप रिसेंट डेवलपमेंट इसमें दिखाइए, आपका ऐसे मोर एनरिचिंग लगेगा। अब मैं बॉडी में नरेशन दे रहा हूँ अपनी, मैं एक बिल्डअप कर रहा हूँ, ठीक है, वाइल गिविंग अप माई नरेशन। जैसे फेडरल स्कीम विच वॉज एनविजाज्ड बाय आवर फोर फादर्स, इस तरह के अगर वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है इनकॉर्पोरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एंश्योर्ड इक्वल पावर फॉर सेंटर एंड स्टेट्स इन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। कई स्टूडेंट्स ने क्या किया है वहाँ पे, जैसे कंकरेंट लिस्ट में कितनी सब्जेक्ट हैं 51 वो भी लिख दिया है, स्टेट्स लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है वो भी लिखा है, यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है वो भी लिखा है। वो रेलिवेंट नहीं है, मत लिखेगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू सम कॉन्स्टिट्यूशन लूप होल्स सम चैलेंजेस एमर्ज्ड। तो मैंने इतनी सारी नरेशन, ये जो मैंने नरेशन बनाई है ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे सम चैलेंजेस इनका जिक्र कर सकता हूँ। तो मेनली ये नरेशन इसके लिए मैंने की है कि मैं डायरेक्टली अब्रप्टली तो चैलेंज बता नहीं सकता। क्या वो रीज़न रहे हैं उसके पीछे, क्योंकि देयर आर सम कॉन्स्टिट्यूशन लूप होल्स और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ चेंजेस हुए हैं जिससे कुछ चैलेंजेस एमर्ज हुए हैं। तो मेरा ये बेसिक फंडा है इसके पीछे। उसके बाद मैंने लिखा है
ये challenges become a bone of contention between center and states and it's a matter of constant tussle between these federal units. उसके बाद आप अगर इस तरह से कोई फ्लो चार्ट बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, जैसे चैलेंजेस फॉर फेडरल स्ट्रक्चर मैंने लिखा। अगर मैं इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखता तो ये इतना हाईलाइट नहीं होता, एग्जामिनर में भी इसको इतने अच्छे से पढ़ नहीं पाता। अगर आप इसमें कॉन्फिडेंस रखते हैं कि मैं फ्लो चार्ट बना सकता हूं, एग्जाम से पहले 10-20 फ्लो चार्ट आपने बनाए हैं तो आप ये कर सकते हैं। जैसे चैलेंजेस की बात करी तो मैंने कुछ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज सबको पता है, अभी मैंने बात की कि कावेरी वाटर इशू है, सतलज यमुना लिंक पे है। उसके बाद रीड्रॉइंग ऑफ पॉलिटिकल बॉर्डर्स, नॉर्थ ईस्ट में कितना कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, आसाम मिजोरम के बीच वहाँ पे कितनी कैजुअलिटी हुई है, स्टेट पुलिस फोर्सेज और वहाँ पे सिविलियन आपस में एक साथ भिड़ गए और 2 स्टेट पुलिस आपस में भी भिड़ी थी। उसके बाद क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स सच एज तेलंगाना इन 2014। इसके बाद ये भी हुआ था डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट, बोडोलैंड विदर्भा रीजन जो है महाराष्ट्र में, उसकी भी सेपरेट डिमांड है एक स्टेटहुड की। उसके बाद प्रेसिडेंट रूल को कभी भी इंपोज किया जा सकता है, जैसे 2016 में हमने देखा था उत्तराखंड में विदाउट फ्लोर टेस्ट प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया गया। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज है, जैसे हम नेशनल सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसके अंडर सेंटर सिर्फ ये दिखा के नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए हमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। यूएपीए एक्ट काफ़ी ये कंट्रोवर्शियल एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट। उसके बाद आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो कि कई स्टेट्स में लगा हुआ है। उसके बाद यूज़ ऑफ दिस सेंट्रल एजेंसी सीबीआई, आईडी, ईडी एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस किसी भी स्टेट्स को दबाने के लिए इस तरह से यूज़ की जा रही है इन ए कंट्रोवर्शियल वे। ये भी एक फेडरल हमारे स्ट्रक्चर को एक चैलेंज है। दूसरे मैंने लिखा है, ये कनेक्टिव वर्ड है आपका, ऊपर वाले पैराग्राफ से ये कनेक्ट कर रहा है, जैसे मोर ओवर द रोल ऑफ जुडिशरी कांट बी इग्नोर। दूसरी डायमेंशन मैंने देने की कोशिश की है क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी वो भी उसका एक फीचर है, रादर देन जस्ट राइटिंग इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर उसके साथ आप कोई इंपॉर्टेंट केस भी हाईलाइट करते, जैसे NJAC एक्ट 2014 में आया था और 2014 में ये एक्ट आया था और 16 में शायद पास करने की कोशिश हुई थी, पर देखते हैं कि जुडिशरी ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। क्यों? क्योंकि ये जुडिशरी की जो अपॉइंटमेंट होती है जजेस की उसमें इंटरफेयर कर रहा था। तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था कि 4 मेंबर कमेटी होगी जिसमें जो 2 जजेस होंगे और 2 लेजिस्लेचर से कोई मेंबर होंगे। तो जुडिशरी फाइंड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उन्होंने बोला इट इज़ अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये भी, उसके बाद फर्दर मोर अगेन हैव यूज दिस वर्ड कनेक्टिंग वर्ड, वी हैव ऑल्सो सीन द पावर टसल बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट एंड सेंटर। कितना इंपॉर्टेंट इवेंट था ये, कितना इंपॉर्टेंट केस था, दिल्ली गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट। वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी LG के घर के बाहर बैठ गए थे हंगर स्ट्राइक पे, तो ये देखना था आपको। हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ वहाँ पे, वहाँ से हमने देखा कि रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इंटरवीन किया। तो रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर वॉज चैलेंज बाय दिल्ली गवर्नमेंट एंड दैट होल इवेंट पुट अ स्कार ऑन अवर फेडरल स्ट्रक्चर। अब मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो कंक्लूजन अल्टीमेट कंक्लूजन से पहले होता है पिनल्टीमेट कंक्लूजन। तो मेन कंक्लूजन मैं आखिरी पैराग्राफ में लिखूंगा, अभी मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो ये है पिनल्टीमेट कंक्लूजन। इसका मतलब फाइनली द इंपॉर्टेंस ऑफ फेडरलिज्म कांट बी नेग्लेक्टेड एंड देयरफॉर वी नीड टू रिवाइव द डिस्फंक्ट। अब जैसे डिस्फंक्ट फंक्शन जो है, जैसे काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263, जो कि पोटेंशियल रखती है 2 स्टेट्स या फिर सेंटर स्टेट रिलेशन में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी इशू अराइज हो रहा है तो उसको अर्ली रिजोल्व करने के लिए, बाद में वो डिस्प्यूट ना बन जाए दोनों के बीच। जोनल काउंसिल की हम हेल्प ले सकते हैं, इसमें सभी चीफ मिनिस्टर जो हैं स्टेट्स के, और इंटर स्टेट काउंसिल में चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर सब पार्ट लेते हैं टू डिस्कस देयर डिफरेंसेस, उनको पहले ही रिजोल्व करने के लिए। तो इस तरह से हम इंटर स्टेट काउंसिल का यूज़ कर सकते हैं, और विच कैन रिजोल्व द प्रॉब्लम बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स बिफोर इट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट्स। मोर इंपॉर्टेंटली द रिकमेंडेशन। अब रिकमेंडेशन की बात आती है, अगर इस तरह से कोई इशू है, क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को जो टेस्टिस में एनरोल है, मैंने उनको बोला है आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। जैसे ये हमारी नेशनल प्रॉब्लम है, तो इसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन होंगे, कौन कौन सी कमेटी अभी तक गवर्नमेंट ने अपॉइंट की है टू स्टडी द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, और क्या रिकमेंडेशन उन्होंने दी है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है स्टेक होल्डर्स कौन है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कमेटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी, जैसे सरकारिया कमीशन की बात करें, ARC सेकंड रिपोर्ट की, उन्होंने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे कर सकते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। एंड द रोल ऑफ गवर्नर, उन्होंने बोला है रोल ऑफ गवर्नर में भी काफ़ी कुछ उन्होंने सुधार करने की ज़रूरत है। अभी तो बोलते हैं कि रोल दिस गवर्नर इज़ अ एजेंट ऑफ अ सेंटर, तो इस तरह से स्टेट उसको डिटरमाइन करता है। और दूसरा जो है इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, इन्हीं सिचुएशंस में होना चाहिए, ऐसे नहीं विदाउट फ्लोर टेस्ट यू आर इम्पोजिंग अ प्रेसिडेंट रूल इन सर्टेन स्टेट्स। तो ये इनकी रिकमेंडेशन थी। अब इन द एंड ये मेरा फाइनल कंक्लूजन है, द डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया विच ऑलरेडी हैज़ ह्यूमंगस चैलेंजेस। इंडिया बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे बॉर्डर पे लगा लो, बाउंड्री इश्यूज़ है, बॉर्डर मैनेजमेंट इश्यूज़ है, कम्युनलिज्म है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स है,
और वेलफेयर पॉलिसी चलानी है लोगों के लिए, पॉवर्टी है, हंगर है। तो इन सब चीज़ों से डील करने के लिए इंडिया में सेंटर और स्टेट्स को इकट्ठा होना पड़ेगा। वी नीड टू यूनाइट एंड स्टैंड अप विद सॉलिडारिटी, कीपिंग ऑल डिफरेंसेस असाइड एंड वर्क एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो एक टर्म कॉइन की थी और इंडिया ने काफ़ी काम किया है इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे। जीएसटी अगर बात करें तो जीएसटी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ही एक क्या है आपका फीचर है। सो इन दिस वे यू कुड हैव रिटन दिस पर्टिकुलर ऐसे, इस तरह से आप अप्रोच कर सकते थे। तो मैं दोबारा आपको बोलता हूँ ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग सीईटी एग्जाम के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 3 टॉपिक इससे पूछे जा चुके हैं 2016, 15 और 13, ओनली ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।